में आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि मैंने वादा किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इतने धाकड़ लेवल के हैं कि आप अगर इनको कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज हो जाएगा। ये 100% गारंटी मेरी है कि अच्छे से आप इसको कर लेना। लिखा है यहां पर 100 एमसीक्यू है, इसके अंदर थोड़ा मसाला मार के क्वेश्चन भी है, एक आधे केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बीच में डालने हैं मसाले के तौर पे, आपको मजा भी आएगा। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी है, मतलब एग्जाम का धमाका है इसमें। अब ये क्वेश्चन करने के बाद बहुत सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बीच बीच के कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आपको कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैंने मैराथन को बता रखा, आपको मैराथन का थोड़ा सा चेंज है। 17 मार्च को आपका पेपर है, 16 मार्च को आपको सुबह 10 बजे मैराथन मिलेगी। पूरी इकोनॉमिक्स झाड़ दूंगा, पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी, मैक्रो भी हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगी। बस तुम ये मेरे साथ कर लो, मजा आ जाएगा आपको। जो नोटिफिकेशन दे रहा हूं इसको ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश किया जाता है दोस्तों, और पेन का कलर क्या रखा जाए यहां पर? पेन का कलर हरा अच्छा लग रहा है। विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन? हमारे देश में प्लानिंग कमीशन होती थी, बिल्कुल होती थी। कब बनी थी प्लानिंग कमीशन? 15 मार्च 1950 को बनी थी प्लानिंग कमीशन। 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। रशिया, जिसको पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, तो सोवियत यूनियन से हमने कॉपी किया था सिस्टम, उसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे। प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, अब बंद हो गई। प्लानिंग कमीशन की जगह अब कौन आया है? ऑप्शन में लिखा हुआ बताओ। फाइनेंस कमीशन, लेबर कमीशन, 5 ईयर प्लान या नीति आयोग? इतने में तुम सोच रहे होंगे, इतने में मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये है, ये 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया? 2017। 1 अप्रैल 2017 को इसने अपना पहला प्लान बनाया। ये भी प्लान बनाती है। इसने 5 ईयर का प्लान नहीं बनाया, इसने बनाया 15 ईयर का प्लान सीधा। इसके प्लान को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। तो इसका प्लान 2032 में खत्म होगा। लाइन भी लिख दी, पर्सपेक्टिव प्लान। तो ये जो लाइनें तुम सुन रहे हो एक क्वेश्चन के साथ साथ, ये तुम्हारी नॉलेज को और शार्प कर रही हैं। समझ रहे हो? एक एमसीक्यू क्रैक हो गया। इसके अलावा तुमने कुछ बातें सुन ली, इस बातों से भी कुछ एमसीक्यू बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। तो इसलिए एमसीक्यू डिटेल्ड मैनर में करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो 100 एमसीक्यू है। जब मैं कोई क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं तो आप अगर चाहते हो कि उसको खुद से अटेम्प्ट करना तो वीडियो को पॉज कर दो और देखना कि 100 में से तुमने कितने सही किए हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा है, इसने अच्छा स्कोर किया है। और अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो स्कोर के साथ में अपना डाउट बता देना, वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। मैं जरूर पर्सनल लेवल पे रिप्लाई करूंगा भाई। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन इस्टैब्लिश्ड? प्लानिंग कमीशन कब इस्टैब्लिश हुई थी? अभी मैंने बता दिया था, 4 डेट लिखी हुई है। 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950 या 26 जनवरी 1950। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम हो गया, राइट? 15 मार्च 1950 को हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन इस्टैब्लिश हुई थी। ये ध्यान रखना, सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को बना था और 5 साल तक चला था। तो 31 मार्च 1956 तक यहां पर ये 5 ईयर प्लान चला था। सेकंड चैप्टर से बात हो रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है भाई? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऐसे में तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, ऑप्शन खुद पढ़ के अपना स्कोर काउंट कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द मिलेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, होना नहीं है। न्यू इंडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इनिशिएटिव। अरे इनिशिएटिव को काटना, ये है, यहां देखना इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। तो थर्ड वाला हमारा ठीक हो जाएगा। ओके रिपोर्ट तरीके से आंसर मार्क कर देंगे। ये मस्त मलाई मक्खन तरीके से, धुआंधार तरीके से चलोगे ना, बहुत कम टाइम के अंदर ये 100 एमसीक्यू हो रहे हैं। बस ध्यान रखना, धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेंगे, आपके एमसीक्यू जल्दी जल्दी होते रहेंगे। और ये एमसीक्यू जो करा रहा हूं आपको जानकर खुशी होगी कि ये गवर्नमेंट का एनसीईआरटी का सपोर्ट मटेरियल आता है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज वहां से उठाए गए हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक्सपेक्टेड भी है कि सीधे सीधे छपे छपाए मिल जाए पेपर में आपको, तो इसलिए करने जरूरी है। तो द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? अभी बताया था ना मैंने, कहा था पहला 1951 से लेकर 1956 तक। डेट भी लिखी है यहां तो, लेकिन यहां आपको ऑप्शन में डेट नहीं है।
1950 से 55, 51 से 56, अरे नीचे जा ही क्यों रहे हो, 51 से 56 ओके रिपोर्ट होती है कहानी, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं जी, क्या बोल रहा है, हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किसको बोलते हैं? चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू जी, प्लानिंग कमीशन को, प्रशांत चंद्रा महालानोबिस को, या फाइनेंस मिनिस्टर को। अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। देखो, हमारे देश के अंदर पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक बना था। हमारे देश में प्लानिंग कमीशन होती थी, उसका जो हेड होता था उसको चेयरमैन बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उसमें प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन थी उसके चेयरमैन भी यही थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर यही थे। लेकिन दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो मेन काम करता था ना बंदा, वो वाइस चेयरमैन होता था। तो सेकंड 5 ईयर का जो वाइस चेयरमैन था सेकंड 5 ईयर प्लान का, वो ध्यान रखना है, वो थे प्रशांत चंद्र महालानोबिस। प्रशांत चंद्र महालानोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान के वाइस चेयरमैन थे। और इनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। क्यों बोलते हैं? इनका बहुत सराहनीय कंट्रीब्यूशन है इंडिया की स्टैटिस्टिक्स में और इंडिया की प्लानिंग में। इन्होंने, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है ना जो डिजाइन बनाता, नक्शा बनाता कि मकान कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी, रोड कैसे बनेगा, मेट्रो का पुल कैसे बनेगा, कोई रेलवे स्टेशन कैसे बनेगा, ऐसे इन्होंने इंडिया का प्लानिंग का नक्शा तैयार कर दिया था बहुत बेहतर तरीके से। कलकत्ता के अंदर इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ओपन करवाया, जिसमें आज भी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे। और वहां अगर एडमिशन मिल गया आपको तो बाय नौकरी, खेलोगे पैसों में, इज्जत तो मिलेगी मिलेगी, मजा आ जाएगा। तो और इनका जन्मदिन आता था 29 जून को, 29 जून को। और इसको हम हमारे देश के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, ये बर्थडे है इनका बर्थडे, हाँ तेरे हैप्पी बर्थडे, महालानोबिस जी का बर्थडे है। और इसको हम पेन का कलर चेंज करेंगे और यहां लिखेंगे, इसको बोलते हैं जी नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, इस बात को भी ध्यान रखना, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो एमसीक्यू तो कहीं से बन सकता है, हमें तैयार रहना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। विच वन इज नॉट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। हमारे देश में 5 ईयर प्लान थे। 5 ईयर प्लान के 4 कॉमन गोल्स थे। एक इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस या फिर उसको सेल्फ सफिशिएंसी भी बोलते हैं, चौथे नंबर पे इक्विटी या फिर इक्विटी विद ग्रोथ बोल लो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑब्जेक्टिव थे। तो ये पूछ रहा है कि कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, नीचे कुछ लिखा है। तो सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव था, इसको सेल्फ सफिशिएंसी भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब इक्विटी लाना होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव था, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इसका मतलब होता है नेशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। नेशनल इनकम का बढ़ना और जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ठीक है जी, तीनों ऑब्जेक्टिव थे। डेवलपिंग गुड रिलेशन विद नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव नहीं था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं था। पहली बात तो ये वाला चलेगा आंसर, एक के साथ जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं जी। ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस इज इन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट हैंड्स मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को रिसोर्स की ओनरशिप दे दो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं या सोशलिस्ट बोलते हैं? भैया सोशलिस्ट बोलते हैं, चाइना में ऐसा ही है, तो सोशलिस्ट बोलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऑप्शन हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पेन का कलर अच्छा मैं चेंज कर लेता हूं भाई, फिर तो पेन का कलर मक्खन दूसरा कर दिया। अगला, सोवियत यूनियन, आज के टाइम में रशिया, हैड डैश इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट। रशिया ने कौन सा सिस्टम अपनाया हुआ था भाई? रशिया, चाइना, चेकोस्लोवाकिया सबके सब सोशलिज्म पे चलते थे, तो सोशलिस्ट था यहां पर। हमारे प्यारे देश भारत ने आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया, पाकिस्तान ने भी वही किया, लेकिन चाइना ने सोशलिस्टिक, इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट को ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा सकता है, दूसरा नाम भी। अगला, प्रशांत चंद्र महालानोबिस बर्थडे 29 जून को आता है, उसको क्या सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। 2 ऑप्शन ठीक है, ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल डे मत करिए ना, या कोई प्लानिंग डे या पॉलिसी डे, ऐसा देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए थे। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक और इंपोर्टेड। कह रहा है
हमारे देश के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हम सामान विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अपने देश में मंगा रहे हैं, उसको मंगाना बंद करो, उसके जैसा अपने देश में छाप लो या बना लो, उसकी कॉपी बना लो। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हमारे देश के लोग वो सामान बनाने लग जाएंगे जो हम विदेशों से मंगाते थे, तो हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनको फायदा होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो फूले फूलेंगी, वो डेवलप होंगी। लेकिन अगर हम इंपोर्ट कराते रहेंगे तो मतलब हम फॉरेन गुड से अपने ही देश के लोगों को कंपटीशन दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहां क्या लिखा है? प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव था किसको? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे क्योंकि यार आजादी के बाद इतनी कुछ खास डेवलपमेंट थी नहीं ऑलरेडी इंडिया के अंदर, तो फॉरेन कंपनी से कंपटीशन करना मुश्किल काम हो जाता था, इस वजह से। अगला, विच इज नॉट अ मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 1950। 1950 में हमारे प्यारे देश भारत के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। प्रोडक्टिविटी कम थी, लेबर ज्यादा काम कर रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था, स्टैग्नेंट थी। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी? बहुत सारी प्रॉब्लम लिखी है, कौन सी नहीं थी देखो जरा। प्रोडक्टिविटी लो थी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पुअर थी, बिल्कुल। मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी, रेनफॉल, बारिश आएगी तो अच्छी खेती होगी, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन होता था क्या? पूरा तो होता नहीं था, ओवर कहां से होगा? तो चौथे वाला हमारा यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन हमारे उस लेवल के चल रहे हैं जिसका मतलब आपस में लेन देन भी है, तो सीक्वेंस में तुम चीजें क्रैक भी कर सकते हो। तो जहां चैप्टर वाइज क्वेश्चन बेसिकली आपको कलेक्शन में दिखेंगे, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म भारत के अंदर शुरू किए गए। लैंड रिफॉर्म की कहानी सुनो। पहले हमारे देश के अंदर ना एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें मेन प्रॉब्लम एक जमींदारी सिस्टम का होना भी था। जमींदार जो एक्चुअल सॉइल के टीलर्स होते थे उनसे बहुत ज्यादा रेंट वसूलते थे, यानी लगान वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे, एक तरीके के मिडलमैन की तरह काम कर रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देश आजाद हुआ, जमींदारों की छटनी हुई, इसको बोलते हैं लैंड में सुधार हुआ। सुधार को ही बोलते हैं रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म की कहानी में बहुत सारे सुधार किए गए। तो पूछा है कि कौन सा सुधार नहीं है, सुधार कौन सा नहीं है? लैंड सीलिंग एक सुधार था, यानी पहले लोगों पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में जमीन होती थी, आजादी के बाद बोल दिया जमीन होल्डिंग की भी एक लिमिट है, लिमिट सेट कर दी। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लैंड सेट करना लैंड सीलिंग होता है। फिर जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया, मतलब जमींदार सिस्टम कैंसिल ही कर दिया, मीडिएटर्स को गायब कर दिया। लैंड कंसोलिडेशन कर दी। ये क्या होता है? मानो आपकी जमीन एक यहां पर है, ये है मान लो हरिद्वार में, ये मेरठ में, ये दिल्ली में, ये जलंधर में, 4 जगह आपकी जमीन है, ठीक है। ये अब क्या हुआ भैया, अगर आपको चारों जमीन पर खेती करनी होगी तो चारों जमीन पर इरिगेशन पानी देने के लिए चारों जमीन पर ट्यूबवेल चाहिए, तो आप 4 ट्यूबवेल लगवाओगे, 4 ट्रैक्टर खरीदोगे, 4 जगह आओगे जाओगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो सरकार ने क्या किया कि आपकी जमीन अलग अलग है ना, अलग अलग को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट होना, फ्रेगमेंटेड थी, फ्रेगमेंटेशन थी, या स्कैटर्ड बोल दो। स्कैटर्ड का मतलब भी होता है फैलना। जमीन जिसकी फैली हुई थी उसको कंबाइन करके एक जगह दे दी, भाई तू यहां जमीन ले ले, चारों के बदले एक ही ट्रैक्टर में तेरा काम चल जाएगा, एक ही ट्यूबवेल लगवा ले, डेवलपमेंट आसान हो जाएगी, पैसे भी कम खर्च होंगे। दिस इज कॉल्ड लैंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट का मतलब होता है ना इकट्ठा कर देना, तो बस इकट्ठा कर दिया जमीन को मिला के। ये भी एक रिफॉर्म था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लैंड रिफॉर्म नहीं था, था तो हमारे देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा, लेकिन लैंड रिफॉर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी दूसरा नाम था किस चीज का? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फार्म का रेवोल्यूशन, फार्मर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो कोई रेवोल्यूशन थे ही नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन इज द राइट आंसर। भाई साहब इसका एक नाम और था, सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ये नाम भी ध्यान रखना, कहीं एक नाम के चक्कर में दूसरा नाम ना भूल जाओ, ठीक है। वैसे आपको बताता हूं हमारे देश में, अभी आगे क्वेश्चन आएगा फिर ही बता दूंगा, तब लिंक में बनेगा, नहीं तो तुम कहोगे सर पहले आप लीक कर देते हो क्वेश्चन, फिर बाद में बहुत आसान लगने लग जाता है। आगे बढ़ो। ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन द क्रॉप्स ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सी क्रॉप्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ? मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, HYV सीड्स का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके,
पेस्टिसाइड का यूज करके और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके, इन चारों चीजों को यूज करके फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। फूड ग्रेन में व्हीट भी है, राइस भी है, मेज भी है, जवार भी है, मक्का भी है। लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन किसका बढ़ा था भाई? ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा गेहूं और चावल का। तो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। दिस इज द राइट आंसर। बाकी बहुत सारी फसलें लिखी हुई है, कुछ फूड ग्रेन्स नहीं भी है, तो आप उसको देख लोगे और वो गलत है। अगला बोलते हैं जी, विच इज नॉट वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इन चारों में से कौन सा कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं था, मतलब मेजर शुरुआत नहीं थी। तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ग्रीन रेवोल्यूशन में किया जा रहा था। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे थे। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज ग्रीन रेवोल्यूशन में चाहिए थी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से इस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का कोई वास्ता नहीं है। तो फोर्थ यहां पर आंसर होगा। चौथे के साथ जाएंगे, चौथा करेक्ट करेंगे। आपको बता दूं, वैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस बंदे ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वो मैक्सिकन थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। उनका नाम था नॉर्मन ई बर्लॉग। उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इंडिया का केस करेंगे तो इंडिया के अंदर एम एस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो एक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं। कभी कभी जबान फिसल जाती है यार, समझ जाया करो। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन का क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। शुरुआत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया देश में, तो पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं कर दिया। पहले पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लॉन्च किया था। यहां पर सक्सेसफुल हो गया तो फिर पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में मौज आ गई, मतलब पूरे इंडिया के अंदर इसको लॉन्च कर दिया। उस टाइम हरियाणा पंजाब में ही हुआ करता था। फिर एक नंबर 1966 में हरियाणा और पंजाब भी अलग हो गए। यार ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं था, ये तो सीयूटी में हेल्प कर सकता है तुम्हारी, नहीं जीके का पार्ट है। आगे बढ़ो। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज बिटवीन, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हमारे देश में मिड 1960s में आया। इसके दो फेज थे। शुरू के 10 साल पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यूज किया, यहां सक्सेसफुल हो गया। तो बाकी के जो बचे हुए 10 साल थे उस पर पूरे भारत में इसको लॉन्च कर दिया। तो बोल रहा है जो शुरू के 10 साल थे उसको फर्स्ट फेज बोलते हैं, अगले 10 साल को सेकंड फेज बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज का टाइम क्या था? 1960 से 70, 65 से 75, 70 टू 80, 75 टू 85। भैया फर्स्ट फेज ये था 65 टू 75 और सेकंड फेज था 75 टू 85, ये सेकंड फेज। और 1965 से लेके 75 फर्स्ट फेज हो गया। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। बीच में ना मुझे एक इतनी धाकड़ बात याद आई है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, लैंड रिफॉर्म हमारे देश के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन दो ऐसी स्टेट थी जहां पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए थे। एक केरला, दूसरा वेस्ट बंगाल। ये बात ध्यान रखना, बहुत धाकड़ लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि बंदों को नॉलेज है या नहीं है। ऐसे डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर ये बात जो मुझसे सुन रहे हो ना, ये चाहे मेरी वीडियो दोस्तों को शेयर करो या ना करो, लेकिन जो तुम्हारा भला दोस्त है उसको ये बात बता देना कि भैया लैंड रिफॉर्म केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुए थे, बस दो स्टेट के नाम उसको बता देना। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मेनली फ्रॉम विच कंट्री। कह रहा है कि आजादी के शुरुआती सालों के अंदर इंडिया ने फूड ग्रेन्स कौन से देश से इंपोर्ट करनी शुरू की। मतलब कौन से देश से हम फूड ग्रेन इंपोर्ट कराते थे? हमारे देश में तो इतना खास प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सुनो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। जो मेजर फर्टाइल उपजाऊ एरिया था वो पंजाब में चला गया, सिंध में चला गया। पंजाब और सिंध चले गए पाकिस्तान के हिस्से में। हमारे पास भी पंजाब है, लेकिन मेजर पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया था। तो ज्यादा उपजाऊ एरिया वहां चला गया। हमारे देश में फूड की शॉर्टेज हो गई, फूड ग्रेन्स की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फूड शॉर्टेज क्यों हो गई? क्योंकि मेजर एरिया उपजाऊ जो था पाकिस्तान के पास चला गया था। तो फूड शॉर्टेज में अब हमने कौन से देश से इंपोर्ट कराना शुरू किया, वो ऑप्शन है। इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए डिड नॉट इंपोर्ट, या हम इंपोर्ट कराते ही नहीं थे। भैया लोगों को लग रहा होगा इंग्लैंड से, गलत है, अमेरिका से मंगाते थे हम। ध्यान रखना, अमेरिका से हम फूड ग्रेन्स मंगाते थे, व्हीट राइस वगैरह बेसिकली अमेरिका से आता था। तो इस बात को जानना जरूरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी डैश देन इट्स शेयर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक देश की वर्कफोर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर में कितनी कितनी काम कर रही है। आजादी के टाइम पे
प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग काम करते थे वर्कफोर्स के, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% और टर्शियरी सेक्टर में 17.2%। ये था हमारा आजादी के टाइम का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन है कि बताओ आजादी हो चाहे आज भी हो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन बन रहा है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है क्या वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के शेयर से ज्यादा है कम है? भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में तो एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज्यादा है, मोर देन 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं एक तरीके से मान के चलो, लेकिन जीडीपी में इसका शेयर लिमिटेड है, बहुत कम है। तो यहां पर एग्रीकल्चर में शेयर स्मॉलर आ जाएगा, स्मॉलर। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना स्मॉलर है, क्या वैल्यू है, इससे काम बन जाएगा। हाँ जी। लाइसेंस पॉलिसी का क्या एम था? लाइसेंस पॉलिसी एक रीजनल इक्वालिटी चाहती थी। रीजनल इक्वालिटी का मतलब देखो, गवर्नमेंट चाहती थी कोई भी इंडस्ट्री खोले तो उसको सरकार से पूछना पड़े, सरकार परमिशन देगी या नहीं, सरकार उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो सरकार का ही मोटिव ये था कि जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पर ज्यादा इंडस्ट्री खुलवाएंगे हम, तो वहां के लोगों को ज्यादा लाइसेंस देंगे, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां के लोगों को कम लाइसेंस देंगे। तो इक्वालिटी बढ़ाना था। और दूसरा, इंडस्ट्री के आउटपुट पे कंट्रोल भी करना चाहती थी सरकार। तो दोनों यहां पर ठीक बनते हैं आंसर, और ये चौथा ऑप्शन है तो वो ठीक हो जाएगा साथ में। आप भी साथ चल रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा है। आगे चलो जी। टैरिफ मेक इंपोर्टेड गुड्स चीपर, सही या गलत? टैरिफ का मतलब पहले जान लो। देखो टैक्स होता है ना, लोकल टैक्स शब्द यूज करते हैं, लेकिन जब सामान इंपोर्ट करा रहे हो, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग जाए उसको टैरिफ बोलते हैं। तो को बोले व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, दैट्स इट। एक नंबर आया, पूरे मिल जाएंगे। तो टैरिफ की वजह से इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाती है। जी हाँ, 10 रुपए का सामान आ रहा है बाहर से, सरकार ने बोला 2 रुपए का बेटा टैक्स दे दे, 12 रुपए का हो गया, महंगा हो गया, तो भैया चीपर नहीं होंगे, फॉल्स है। ओके, एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंपोर्ट की टैरिफ की वजह से। आगे चलते हैं 21। कोटाज पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, कोटा की वजह से इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। रेस्ट्रिक्शन मतलब बैरियर, रोक लग जाती है। कोटा का मतलब क्या होता है? लिमिट सेट करना। आपसे बोल दिया सरकार ने कि आप 10 किलो आलू मंगा सकते हो बाहर से, विदेशों से, तो 11 किलो नहीं मंगा पाओगे, लिमिट हो गई ना इंपोर्ट पे। दिस इज कॉल्ड कोटा। तो विच प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड। तो कोटा की वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच रहा है। क्या होने से? बहने से। बहने का मतलब ड्रेन, मतलब अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करेंगे ज्यादा तो हमें फॉरेन करेंसी की टर्म्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी कम होती जाएगी। लेकिन हम कम सामान मंगाएंगे तो फॉरेन करेंसी बची रहेगी ना। तो दिस इज कॉल्ड ओके, ट्रू है ये। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, 7 5-year प्लान्स है ये, सिर्फ 7 प्लान्स लिखा हुआ, 7 5-year प्लान्स लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। हमारे देश में जो भी ट्रेड था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसको स्टार्टिंग के 7 5-year प्लान तक हम बोलते थे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी है। इनवर्ड का मतलब अंदर, हम अपने देश का ही भला सोच रहे हैं। जैसे आज के टाइम में अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका सिर्फ अपने देश का भला नहीं सोचता, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बहुत सारे एडवांटेज प्रोवाइड करता है अमेरिका। तो वो चाहता है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, लेकिन हम उस सिचुएशन में थे नहीं, ना ही आज है वैसे तो हम आज भी डेवलपिंग है। तो हम ये इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी जो यूज कर रहे थे, किसके लिए? अपने लिए। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? लाइसेंसिंग, लाइसेंस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। सेल्फ रिलायंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी, कोई लेना देना नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का लेना देना है कि भैया हम तुमसे इंपोर्ट नहीं कराएंगे, हो सका तो अपने बस की हुआ तो अपने देश में बना लेंगे, चाहे कॉपी बना ले उस चीज की। ओके रिपोर्ट है जी, चौथे वाला बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है यहां पे। आगे बढ़ते हैं उस्ताद। ओहो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया रे बाबा, असर्शन रीजनिंग आ गया। चलो जी, क्रैक कर दोगे क्वेश्चन। क्या लिखा है? assertion, the economic justification of subsidies in agriculture is at present a hotly debate question। hotly debated question है भाई। मतलब क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये अभी हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल डिबेटेड क्वेश्चन है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब्सिडीज देनी चाहिए क्योंकि कुछ गरीब फार्मर्स का फायदा हो जाएगा, फर्टिलाइजर वगैरह बहुत महंगे हैं तो सब्सिडीज देनी चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं देनी चाहिए भाई, सरकार का नुकसान होगा, बजट में नुकसान हो जाएगा,
गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज के फेवर में है, मैंने डिटेल में नहीं बताया, कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज के अगेंस्ट है, तो डिबेट तो है। आगे, सब्सिडी इंक्रीजेस द इफेक्टिव प्राइस ऑफ फार्म इनपुट्स। सब्सिडी की वजह से फार्म इनपुट्स का प्राइस बढ़ जाता है? सब्सिडी की वजह से फार्म इनपुट का प्राइस थोड़ी बढ़ेगा, कम होगा भाई। ठीक है, तो ये तो गलत ही होगी लाइन। तो आप बताओ, जब रीजन गलत है तो कहां देखते हैं? कोई भी एक लाइन गलत है तो कहां देखते हैं? इधर देखते हैं। रीजन गलत है ना, तो हम पहुंचेंगे 3 पे। 3 ठीक है, रीजन इज फॉल्स। ए वाली लाइन ट्रू थी। जब दोनों लाइनें ट्रू होती है ना असर्शन रीजन में, तब फंसने वाली कहानी होती है, तब 1 या 2 में से आंसर होता है। और दोनों लाइनें में से कोई भी एक लाइन गलत है तो तीसरे चौथे ऑप्शन पे आओ, मस्त रापचिक टिक करके जाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। क्या बोल रहा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैच करो। ठीक है जी, तो देखते हैं, मैच कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? 1951 में। ये रहा जी। कार्वे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए 1955 में कार्वे इकोनॉमिस्ट का नाम था, उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी। तो 1955 में ये रहा जी। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। ये रहा जी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे देश की 1956 में। वैसे एक बात बताऊं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पहली 1948 में आई थी, उसके बाद 56 में, फिर 91 में। तो लेकिन ये भी थी, तो ये भी ठीक मान लिया। तो ए का सी कहीं लिखा है? इधर भी ए का सी, इधर भी ए का सी, इधर भी ए का सी। बी का ए लिखा है, मतलब ये इसका 2 का ए, 2 का बी लिखा है तो ये गलत हो गया। 2 का डी लिखा है, गलत हो गया। 2 का बी लिखा है, ये भी गलत हो गया। 2 का ए है ना, यहां साइड बैठ रहा है। बच्चे इतने में ये आइडिया लगा लेते हैं, बाकी सब तो गलत थे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो आप मैच कर लेना, आंसर 4 ही मिलेगा। इतना तो कर सकते हो, चाहे वीडियो पोस्ट करके थोड़ा वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स किए थे हमारे देश में। रिफॉर्म सुनो मेरी बात, एलपीजी पॉलिसी वाला चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वहां पर लिबरलाइजेशन मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में फ्रीडम प्रोवाइड करना बिजनेस खोलने के लिए। तो लिबरलाइजेशन में हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी किए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए, टैक्स में रिफॉर्म्स भी किए, ट्रेड में रिफॉर्म्स भी किए। तो बोल रहा है कि कौन सा ट्रेड में रिफॉर्म नहीं है? कौन सा नहीं है? रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट लेने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट पे टैक्स और एक्सपोर्ट पे टैक्स दोनों खत्म हो जाएंगे, खत्म किए ही नहीं थे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी थी, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म नहीं की थी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर कुछ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस कम कर देंगे। या टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू इंक्रीज इंपोर्ट। अब सुनो मेरी बात, अब हमने इसको गलत कर दिया, लेकिन अब इस सेंस के अंदर ये थोड़ा सूट बैठ रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी थी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। ठीक है, ये एक रिफॉर्म का हिस्सा था। लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो इंपोर्ट के लिए था वो भी कम कर दिया था, तो ये भी रिफॉर्म का हिस्सा मान लो। मतलब कुछ ना कुछ कम हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन कम हो रही है, कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी इंपोर्ट पे कम हो रही है, ये तीनों सुधार हो रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट के लिए इंसेंटिव कौन देता है? मतलब सरकार बोल रही है तुम इंपोर्ट कराओ विदेशों से, लो इंसेंटिव, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ते ही पता लग रहा है कि दिस इज इनकरेक्ट। तो चौथे के साथ जाएंगे। अगर आपको इन तीनों ऑप्शन पे कोई डाउट हो, 1 2 3 पे, तो डाउट रहने दो, लेकिन चौथे पे तो कंफर्म है कि ये तो रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो कुछ क्वेश्चन क्रैक ऐसे भी होते हैं। आगे बढ़ो, ट्रू और फॉल्स बताना है। बोला है रोल ऑफ आरबीआई वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर टू फाइनेंशियल सेक्टर अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब लिबरलाइजेशन में एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, उसको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं। उसके अंदर आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। अब रेगुलेटर मतलब बिल्कुल ही कंट्रोल करने में लगा हुआ था आरबीआई, तो वो कंट्रोल थोड़ा सा कम कराया गया आरबीआई से। पहले ना हर एक बैंक को अगर एक और ब्रांच खोलनी है, प्राइवेट ब्रांच या कुछ भी, मतलब अपनी ब्रांच खोलनी है कोई, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब परमिशन लेंगे आरबीआई से, पता नहीं कब अप्रूवल आएगा, खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद, बैंक को अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आसान हो गया ना उनका काम। तो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। रेगुलेटर बंदा वो होता है जो कंट्रोल करता है, तो पहले आरबीआई कंट्रोल करता था। फैसिलिटेटर वो होता है जो आसान बनाता है काम को, तो आरबीआई अब आसान बनाता है उनके काम को।
आगे बढ़ते हैं जी। ये लो जी, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव, सही वाला कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। अब सही वाला कौन सा है, देखो डायरेक्ट टैक्स के सामने लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर टैक्स होता है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी ऑप्शन में से कुछ सही चूज करना है, लेकिन गलत पेयर कौन सा है वो बताना है। ये तो सही पेयर है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की टैक्स की और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, ये भी सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर सरकार टैक्स चार्ज करती है, उसको कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स बोल सकते हो। ये डायरेक्ट टैक्स होता है। सामने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये गलत है। बाकी नीचे एक ऑप्शन हो रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा तो बता देता हूं। ये इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है और यहां लिखा है टैक्स लिवाइड ऑन कमोडिटीज। हाँ, जो कमोडिटीज यानी गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो सी के सामने 3 गलत दिया हुआ है। तो देखो कहीं लिखा है सी के सामने 3, ये लिखा हुआ, ये गलत दिया हुआ है, इसको ओके कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब ऐसा कुछ दिखता है तो बच्चे सोचते हैं मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है, और यह मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं आया। ढंग से क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं उस्ताद। आ गया जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। लंबे लंबे ऑप्शन है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कौन सा आउटकम नहीं है, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का कौन सा रिजल्ट नहीं है। अब भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी पॉलिसी हुई, ग्लोबलाइज हुई इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारा मौका मिला, फ्रीडम हुई देश में, विदेशों से हमारे देश के अंदर कंपनीज आने लगी, इन्वेस्टमेंट आने लगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने बीच में एक काम किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के चक्कर में अपने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 नंबर का, ध्यान रखना इसको। लास्ट ईयर के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था ये। एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्या रीजन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमने जो एग्रीकल्चर के ऊपर पहले से सब्सिडीज देते आ रहे थे ना, उसको रिमूव कर दिया था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने के लिए हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो एग्रीकल्चर वाले बंदे भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में लग गए थे। यार वो डिटेल में नहीं बता रहा, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। इकोनॉमिक रिफॉर्म का कौन सा आउटकम नहीं है, तो रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये आउटकम है, ये बताना है कौन नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज, फर्टिलाइजर के ऊपर से सब्सिडीज हट गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, इंडिया ने जीडीपी में खास तरक्की देखी, बिल्कुल देखी, जीडीपी आज तक बढ़ रहा है रिफॉर्म के बाद। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड रिजल्टेड इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, सरकार ने जो रिफॉर्म पीरियड में टैक्स कम किया था, बिल्कुल किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या उसकी वजह से सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, ये गलत बात है। टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, तो ये रिफॉर्म का हिस्सा नहीं हुआ भाई। यानी आप ये मान के चलो कि सरकार ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स डिक्रीज नहीं किया था, सरकार ने टैक्स डिक्रीज किए थे ताकि लोगों के लिए टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए और लोगों को भाई खुद पैसे बचे खर्च करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए, पर्पस वाज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की फीचर कौन सी है, कुछ नीचे लिखा है जीएसटी की कौन सी फीचर है। जीएसटी क्या होता है वैसे बता दूं, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के अंदर जीएसटी लॉन्च हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले फ्रांस कंट्री के अंदर जीएसटी लॉन्च हुआ, लेकिन हमने फ्रांस को देखकर कॉपी नहीं किया सिस्टम, हमने कनाडा को देखकर कॉपी किया सिस्टम, ठीक है। तो हमने कनाडा का सिस्टम अपनाया। तो जीएसटी की टैगलाइन क्या है बता ही देता हूं, बहुत सारे ऑप्शन लिखे कंफ्यूज करने वाले। 1 नेशन, 1 टैक्स एंड 1 मार्केट, ये ऑप्शन ठीक है। यहां पर हमने यही सोचकर अपने देश के अंदर रिफॉर्म किए जीएसटी वाले, समझे। आगे बढ़ते हैं जी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया बाबा, सतर्क रहने की जरूरत है। क्या लिखा है, अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको कि लिखा गया है। असर्शन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम $6 बिलियन इन 1990 टू अबाउट $321 बिलियन इन 2014-15। अरे 1990 में हमारे पास $6 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, अब 321 बिलियन हो गए। बात सही है गलत है, ये किसी बच्चे को नहीं पता होगी क्योंकि ये डेटा है, ऐसा डेटा नहीं आएगा पेपर में, ये बात बताने के लिए क्वेश्चन डाला है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है। रुपी वॉज डिवैल्यूएटेड है, डिवैल्यूड नहीं है, डिवैल्यूएशन हो गया था रुपी का अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज इन 1991। हमारे देश की सरकार ने जबरदस्ती डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी कर दिया था, ये बात भी ठीक है।
दोनों बातें ठीक है, लेकिन रुपी डिवैल्यूड होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ी बड़ा है हमारे पास। तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी क्या बोल रहे हैं, दोनों लाइन ठीक है लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म सरकार के द्वारा लिया गया था? तो भैया मैंने सारे रिफॉर्म बताए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जिसको बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स भी थे जिसमें टैक्स रिफॉर्म बोलते हैं, और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स भी थे, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाम का कोई रिफॉर्म नहीं था। तो 2 वाला ऑप्शन हमारे साथ बन जाएगा। एक्चुअली क्या था, फिस्कल रिफॉर्म्स थे, उसमें टैक्स के रिलेटेड रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इतने आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं एक गिलास पानी का उठा लेता हूं, आपके साथ ही पानी पीने लग जाऊंगा। क्वेश्चन आप भी देख सकते हो, अपना आंसर जज कर सकते हो। तो मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपनी मर्जी से लिख के बता सकते हो, सिर्फ 32 का। एक घूट करके पी लूंगा, कोई नहीं, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। देखो, जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई 1956 में, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी थी। उसमें कैटेगरी ए में 17 इंडस्ट्रीज थी मेनली। 91 में 17 इंडस्ट्रीज को कम कर दिया, 8 कर दिया। आज के टाइम में 3 इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। एक एटॉमिक पावर, और एक डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली, वॉरशिप बनाने वाली, आर्म्स एंड एमुनिशन बनाने वाली, और एक रेलवे। 3 सरकार के हाथ में है। तो डिफेंस इक्विपमेंट सरकार के हाथ में है। एनर्जी जनरेशन में आप बोल सकते हो, सीमेंट में बोल सकते हो, या बोथ 1 और 2 आप बताओगे। देखो, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, सीमेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो आप डिफेंस इक्विपमेंट, या मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 32, तो एक छोटा सा टास्क आपके लिए है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे। जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसको सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल भी वैसे दे दी थी। आगे बढ़ते हैं जी। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने क्यों अडॉप्ट किए, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के क्या रीजन थे? रीजन बड़े साफ थे। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था, पहला रीजन। बीओपी का बैलेंस बहुत एडवर्स हो गया था। तीसरा रीजन, फिस्कल डेफिसिट हो रहा था सरकार को, डेट ट्रैप में फंसने वाली थी। चौथा रीजन, इन्फ्लेशन बहुत हो गई थी। 5वां रीजन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सरकारी कंपनीज की पुअर परफॉर्मेंस, लॉस से सफर हो रही थी। छठा रीजन, गल्फ क्राइसिस। 6 रीजन थे। अब कौन सा रीजन है यहां बताना है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर रीजन था, बिल्कुल था। इकोनॉमिक ग्रोथ कम थी, ये लेकिन ये रीजन नहीं था, इसकी वजह से हमने कोई रिफॉर्म लॉन्च नहीं किया। कम थी तो ठीक कर लेते। बीओपी में डेफिसिट, ये भी रीजन था। बेरोजगारी, ये कोई रीजन नहीं था। इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी रीजन था। 3 रीजन थे, पहला, तीसरा और 5वां। ढूंढ लो ऑप्शन में कहां लिखा है, पहला, तीसरा, 5वां कहां लिखा है? ये लिखा, पहला, तीसरा, 5वां। तो चौथे वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो बच्चे का जेन्युइन दिमाग चेक होता है। तो ये क्वेश्चन भी सोच के चलो पेपर के लिए। अगला, डैश मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, अपने देश को विदेशी कंट्रीज या विदेशी इकोनॉमी से जोड़ना। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसको इंटरनेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेते हैं हम फॉरेन कंट्री के साथ। अगले पे आते हैं। डैश रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप। जब पब्लिक यानी गवर्नमेंट जब अपने एसेट्स यानी अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर को दे रही होती है, बेच रही होती है, मतलब फ्री फंड में नाम नहीं कर रही होती, बेच रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? बच्चा जानता है, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब यहां तो ऑप्शन डिसइन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट का स्पेशल होता है, ये होता है सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू, पीएसयू का शेयर बेचना। तो यहां 2 आएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हाट मेक्स इंडिया अ प्रेफर्ड ग्लोबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। अब क्या रीजन है कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर आउटसोर्सिंग की बढ़िया फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ सकता है। क्यों माना जाता है? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? एक कंपनी, मान लो टेस्ला है, अमेरिका में खुद कार बना रही है, सारे काम खुद कर रही है, लेकिन जब इंडिया में बेंगलोर में आई है ना, वो सारे बंदे जितने अमेरिका में काम कर रहे थे उस कंपनी में, सबको नहीं लेके आई। मेन कारीगर ले आई, मेन इंजीनियर्स ले आई। बाकी बिजली का काम इंडिया से करवाएगी। जो उनका ऑफिस है उसमें गार्ड चाहिए होंगे इंडिया के। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट इंडिया का, लीगल डिपार्टमेंट इंडिया का। तो इंडिया से उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज ली है, कॉल सेंटर वगैरह सर्विस इंडिया से ली है।
तो जब एक कंपनी जो काम पहले करती थी अब वो काम किसी दूसरे देश में जाके किसी और को दे दे, तो काम किसी और को देने को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इंडिया में लोग ज्यादातर काम क्यों सौंपते हैं? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, दूसरा हल्की नहीं है, क्वालिफाइड है और सस्ती है, तीसरा यहां पर कोई खतरनाक रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो दीज आर द रीजंस। तो आउटसोर्सिंग की फेवरेट डेस्टिनेशन बनाना इंडिया बना है। रीजन क्या है? ज्यादा बेरोजगारी नहीं, लो वेज रेट, जी हां सस्ते में मिल जाते हैं, स्किल्ड मैन पावर है, पढ़े लिखे हैं, जी हां, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ट्रेड करने पे इतनी खास नहीं है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज तो बेटर हो या ना हो, लेकिन ये 3 रीजन बिल्कुल है। दूसरा, चौथा और पांचवा ढूंढ लो जी। दूसरा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। चौथा ढूंढो, चौथा कहां है? दूसरे के साथ चौथा यहां पर है, यहां पर भी है, ये तो गलत हो गया, इसका सिर्फ तीसरा है। अभी तक चौथा भी है, चौथा यहां पर भी है, यहां चौथा है ही नहीं इस लाइन में, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन में हमारे पास ये बचे हैं, पहला और तीसरा, यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे नंबर पे देखो, ओके देखो गड़बड़ी क्या है भाई, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 है और ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ठीक माना जाएगा, ये ओके रिपोर्ट है, कर दिया किल हमने, मतलब बढ़ दिया, आगे बढ़ेंगे। कौन सा टैक्स में रिफॉर्म नहीं है? टैक्स में सुधार कौन सा नहीं है? हमारे देश में टैक्स कम किए गए थे 91 में, टैक्स में रिफॉर्म है। इनडायरेक्ट टैक्स भी रिफॉर्म किए गए हैं, जीएसटी भी आया है, तो वो भी टैक्स रिफॉर्म है। टैक्स का प्रोसेस बहुत सिंपल बना दिया, तीनों टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन टैक्स पेयर का कोई रिफॉर्म नहीं है। टैक्स पेयर का क्या रिफॉर्म होना है? टैक्स पे करने वाला पे करेगा बस, हाँ उसके लिए हम टैक्स रेट कम कर सकते हैं, टैक्स के फॉर्म वगैरह भरना आसान काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज पहले, अर्लियर का मतलब पहले, खुद परफॉर्म कर रही थी, ये एक्टिविटीज अब किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि तू कर ले। जैसे टेस्ला का एग्जांपल दिया था, टेस्ला अपने देश में सारे काम खुद कर रही थी, लेकिन जब इंडिया में आई तो इंडिया की कंपनीज को उसने बहुत सारे काम अपने दे दिए। इस बात को बोलते हैं दोस्तों आउटसोर्सिंग, या ऑप्शन भी लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग। चलो जी आउटसोर्सिंग के साथ, ठीक है आगे बढ़ेंगे। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ। इससे पहले 2 बार और हो चुका है, आजादी से पहले 1946 में हो चुका है, उसके बाद 1970s में हो चुका है, ठीक है। तो ये डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसका एम क्या था? उसका एम था ब्लैक मनी को कर्ब करना, कर्ब करना मतलब खात्मा करना। टैक्स सिस्टम से उसका कोई लेन देन नहीं था, ये भी टैक्स है, कोई लेन देन नहीं था। एनकरेज द यूज ऑफ केस इन द इकोनॉमी, पता नहीं क्या है, यही ठीक है, केस का मतलब तो कुछ होता ही नहीं यहां पर, ठीक है जी। ऑप्शन जरा जैम्पैक्ट तरीके से एनालाइज करने हैं। अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, पढ़ो जरा इसको, इतने गुड पानी की मैं पी लूं, बस सामने से हट जाऊं क्या मैं? हट गया जी। 40वें क्वेश्चन पे आ गए, 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। जीएसटी के अंदर किसको मर्ज नहीं किया? सब समड का मतलब सम नहीं किया, जीएसटी है ना, उसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिए हैं, लेकिन एक कस्टम ड्यूटी वाला इनडायरेक्ट टैक्स नहीं डाला है, ठीक है। तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी डल गया, एक्साइज भी, सर्विस भी। हाउस टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ये नहीं डला, तो चौथा आंसर। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सारी नहीं डली, एक्साइज ड्यूटी लेकिन डल गई है, सारी नहीं डली लेकिन डल तो गई है। तो हाउस टैक्स तो वैसे भी डायरेक्ट टैक्स है, इसके अंदर आएगा ही नहीं। आगे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? जीएसटी सिंगल कॉम्प्रहेंसिव टैक्स है, बिल्कुल ठीक है, सिंगल टैक्स है अब तो, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल्ड में है। ये कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड नहीं है यार, मतलब जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स नहीं है, ये वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब आपने 10 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया, मार्केट में उसको 15 का बेच दिया, तो आपने 5 रुपए कमाए ना, ये 5 रुपए पे टैक्स लगता है। ये वैल्यू एडेड है, यानी जितनी वैल्यू तुमने ऐड की उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यही लाइन गलत होगी तो दूसरे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये नहीं है। आगे बढ़ो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज मार्केट रिस्क। क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ना मतलब तुम
पहले क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उससे ज्यादा कुछ और कर रहे हो, या तो एक से ज्यादा क्रॉप्स बना रहे हो, या आपने मुर्गी पालना शुरू कर दिया, बकरी पालना शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पॉटरी, आईटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे कामों में काम शुरू कर दिया, तो रिस्क नहीं बढ़ता, इससे तो रिस्क कम होता है तुम्हारा। तो ये लाइन फॉल्स है। अगला भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आ गई, एक असर्शन लिखी हुई है, ठीक है, और एक यहां पर रीजन दो ली हुई है, ए ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। लिखा है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज। अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दोगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन है, हाँ या ना। देखो फार्म एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक की जगह अब हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे आ गए हैं, ठीक है। फिर मोस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर सीजनल इन नेचर, ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नेचर में सीजनल होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसका आइडिया मतलब एक से ज्यादा क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हो तुम, एक सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप पे आ गए हो, ये आइडिया लगाओ, तो दिस इज कॉल्ड फार्म का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक से ज्यादा काम करना शुरू कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है, दोनों लाइनें ठीक है, लेकिन दोनों का वास्ता क्या है, कोई वास्ता नहीं है, तो बी वाला ठीक हो जाएगा। आगे अभी ये केस स्टडी लिखी हुई है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 44 से 46, 44, 45, 46। केस स्टडी की एक बात बताता हूं, मत पढ़ो केस स्टडी, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें ही होता है, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़े तो उसके ऊपर आना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इंक्लूड डैश, इनफॉर्मल सोर्स, और ऑप्शन भी दिया हुआ है मनी लेंडर और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे इनफॉर्मल सोर्स वो होते हैं जो पहले होते थे, दोस्त वगैरह, रिलेटिव वगैरह, कमीशन एजेंट्स वगैरह, मनी लेंडर्स वगैरह लोन देते थे, तो ये इनफॉर्मल सोर्स है। फॉर्मल में तो बैंक्स वगैरह आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरआरबी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। अगला देखो, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब फॉर्मल सोर्स का क्रेडिट, किसके थ्रू दे रहा है, आरबीआई या आरआरबी। गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स थ्रू आरआरबी, आरआरबी के थ्रू दे रहा है भाई, आरआरबी, आरबीआई के थ्रू दे थोड़ी देता है पब्लिक को पैसा। आगे स्टेट वन रीजन व्हाई गवर्नमेंट एफर्ट हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन रिगार्ड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर में लोन देने के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, उसका कारण बताओ। भाई 3 कारण लिखे हुए हैं, नॉन एक्सेसिबिलिटी, मोर्टगेज रिक्वायरमेंट, हाई डिफॉल्ट रेशो, लोग लोन ले लेते हैं वापस नहीं देते, या फिर गिरवी बहुत कुछ रखवाना पड़ता है, या लोगों की पहुंच नहीं है इंस्टीट्यूट तक लोन लेने की, बैंक तक नहीं पहुंच पाते। 3 में से कोई भी एक रीजन दे देना, केस स्टडी दोबारा पढ़ लो, आपका काम है, समझ लो। तो आगे बढ़ते हैं, 47 पे आ गए जी। विच इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन जहां भी लिखा हो तो बच्चे सोचते हैं आरबीआई की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर वाले में एपेक्स कौन है भाई, इसमें नबार्ड एपेक्स है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। ये गांव के अंदर जो लोन प्रोवाइड करने की इंस्टीट्यूट है उनको ये लोन प्रोवाइड कराता है, तो वहां पर ये एपेक्स है बड़ा, एपेक्स का मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन इसका ही बाप आरबीआई है, आरबीआई तो पूरे इंडिया में एपेक्स है, तो आप 1 के साथ जाएंगे। अच्छा बता दो एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, एसबीआई की बात बताऊं आपको मैं, इंडिया का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना था। फिर 1921 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंक, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, तीनों इकट्ठे होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं 1921 में। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल जाता है और बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 1955 में बना। तुमसे नहीं मतलब इसका एक्स्ट्रा नॉलेज। आरबीआई हमारा 1935 में स्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। अगले पे आते हैं, नबार्ड बोला है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, कब सेटअप हुआ, 1982, डेट इंपॉर्टेंट है भाई, हल्की डेट नहीं है, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट कौन नहीं है, स्टोरेज, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, लेकिन कल्टीवेशन नहीं है। कल्टीवेशन का मतलब होता है कटाई, कटाई मार्केटिंग थोड़ी होती है, कट कटा कट कट। आगे फिर दोबारा आ गया, करेक्ट पेयर चूज करना है आमने सामने जो लिखा है। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, 1987 में,
नहीं, गलत हो गया, खत्म कहानी। करेक्ट पेयर वैसे गलत है, ये तो करेक्ट वाला देखना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं ये भी गलत हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हेल्दी प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हेल्दी प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी होता है। फिर ये लिखा हुआ एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, वो तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये भी गलत है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसके फुल फॉर्म। तो हेल्दी प्रोड्यूस यही वाली लाइन ठीक है, तो 2C के सामने 3 यही इसके साथ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में देख लेना यार ऊपर लिखा क्या हुआ एक्चुअली। अब तुम्हारे 50% क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो 1 गिलास पानी और बनता है उस्ताद। 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन खत्म। अब और थोड़ा रैपिड फायर करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। मुझे पता है कि क्लास देखने के अंदर इतने तुम क्वेश्चन देख लो यार, ये रहा, मैं तो पानी पी रहा हूं, तुम क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? देखो, टेस्टी फूड होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हेल्दी भी होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, लेकिन सस्ते में इसका सेटअप नहीं लगता, बहुत महंगा सेटअप लगता है, ये मान सकते हो आप। आगे, परचेज ऑफ न्यू मशीन या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कौन सा है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वो डैश में लिखना था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हमारे पास 5 सोर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। 5 सोर्स हो गए, तो यहां पर जो लिखा था वो तो याद करने पड़ेंगे। अगला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम कौन नहीं है? कौन नहीं है प्रॉब्लम? यानी हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अप टू द लेवल नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही। मैन पावर प्लानिंग सही नहीं है, बिल्कुल सही। सेविंग का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो जिसका लेना देना नहीं है वो ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। फिर यही क्वेश्चन है, 4 घर लिखे हैं, 4 घर लिखे हैं, आप अब तो मैचिंग वाला है। तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और अ रिच इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, 4 लाइनें लिखी हुई हैं। और इधर लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये तो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। चलो जी, पहले के साथ ये जच गया। साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, और फिर क्या लिखा है? इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, यहां लिखा है इसका ये। और फिर लिखा है फैक्ट्रीज। तो यह अपने पास फिजिकल कैपिटल के अंदर मान लो गया, फिजिकल कैपिटल इज फैक्ट्री। तो देखो जरा, पहले का चौथा कहीं लिखा है, पहले का चौथा यहां भी है और यहां भी है, तो ये तो गलत ही हो गए, बाकी ये तो सेट हो ही रहा है। फिर सी का ए कहीं लिखा है, यहां भी लिखा सी का है, यहां भी लिखा सी का है, मतलब दोनों में। अच्छा वो तो गलत ही था, यहां सी का ए लिखा है लेकिन यहां सी का 3 लिखा है, तो ये गलत हो गया, तो यही सही बन रहा है। अब आगे और चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही है, तो बी का 3 बन रहा है। और डी का 2 साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, ये रिच इंग्रेडिएंट है ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के, तो सी वाले यानी 3 वाले के साथ जाएंगे। ओके रिपोर्ट। जिस बच्चे को इस चैप्टर की नॉलेज होगी वो इस क्वेश्चन को सही से समझ पाया होगा। बाकी इस चैप्टर की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, चैप्टर आपको समझा रखे हैं, कोई भी चैप्टर आप पूरा देख सकते हो मजेदार तरीके से। इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 100 MCQs आपने देखे होंगे, उसमें एक आधे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जजमेंट में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे हो गया, तो उसका कमेंट सेक्शन में मैंने सही आंसर बता रखा है। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी हुए हैं, तो वही वो भी क्वेश्चन देखने हैं, वो भी करने हैं, उससे भी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। देखो जी, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप वीडियो पोस्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कर लो पोस्ट, मैं इसका आंसर बताता हूं। 1 इसका आंसर है। कैसे है, नहीं समझ आया कमेंट में पूछो, मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगा। अगला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड बाय स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर बात कर देता हूं। कुछ क्वेश्चन ये नहीं है कि सारा का सारा मैं 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं, 1 2 3 क्वेश्चन तो तुम्हें दूंगा, 100 में से 97 सॉल्व कराया तो 3 तो तुम्हें दूंगा, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे करने हैं वो, इस बात को समझ लो। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड बाय द स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन। देखो एक लाइन है, स्पेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये सोचो यहां से लेकर यहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर स्पेंड करना है, 5 सोर्स में से एक सोर्स ही होता है, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं लेता। जब इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है तो लेवल ऑफ सैलरी का पता लग जाता है। एक लेबर अपनी मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चा करने लगा है तो कितनी सैलरी होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहां से वो एजुकेशन ले सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है,
क्या क्या स्किल्स उसको सिखाई जाएंगी सब पता कर सकता है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल इसके अंदर नहीं आता, तो चौथे नंबर का ऑप्शन बन जाता है। आगे भाई ये सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है, करके जाने जरूरी है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनवायरमेंट इन विच पीपल कैन एंजॉय लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ्स। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जिससे लोग अपनी लंबी लाइफ जी सके, मस्त हेल्दी, पूरा राप चिक मस्त होके। तो उसका कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। नहीं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ का तो मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना। ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारी स्किल्स, नहीं। हायर प्रोडक्शन मतलब ये भी जीडीपी का बढ़ना हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, इंसान का स्किल्स का बढ़ना, लॉन्ग लाइफ जियो, क्रिएटिव लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ जियो। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल से ब्रॉडर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पेपर में आ भी सकता है, लाइन ठीक है। और यहां से बताऊं, क्वेश्चन कर लेना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में रिलेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में रिलेशन। पेपर के लिए सलाह दे रहा हूं, ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना कोई भी। आगे फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन को फैसिलिटेट करने की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कॉलेज लेवल की एजुकेशन, कॉलेज लेवल की टेक्निकल एजुकेशन को एआईसीटीई देखती है। अभी तुम्हारा करिकुलम एनसीईआरटी देख रही है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया भाई। असर्शन देख लेते क्या लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। अगर एक देश एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करेगा तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर लंबे समय में। और ये जो प्रभाव होता है ना, आसानी से वापस नहीं हो सकता। मतलब देश डेवलप हो गया, अमेरिका डेवलप हो गया जैसे, आसानी से क्या एक दिन के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो बेकार हो जाएगा? नहीं हो सकता। बात ठीक है बिल्कुल। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी सरकार का इंटरफेयर इज एसेंशियल इन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट लोग करेंगे तो मारा मारी मच जाएगी, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो अवॉइड कर देंगे। तो भैया दोनों लाइनें ठीक है और इसका वास्ता इससे है, ए के साथ आ जाएंगे। अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन होती हो सर ये कैसे चेक करते हैं, भाई ए और बी मतलब आर, इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा दो। लाइन परफेक्ट लग रही है तो ए आंसर है, परफेक्ट नहीं लग रही तो बी आंसर है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी और डी की तरफ जाएंगे फिर, लेकिन दोनों लाइन सही थी इसलिए ए और बी में से एक को देखा है। आगे बढ़ते हैं जी। फिर आ गया, दोबारा मैचिंग करके आपको बतानी है। देखो यहां पर बात आ रही है हेल्थ के ऊपर खर्चे की। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब होता है वैक्सीन, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, ऐसी दवाई जो मिल जाए तो फिर बीमारी होने के चांस कम हो। फिर मेडिकल रिसर्च बॉडी बताऊंगा अभी। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब बीमारी के दौरान जो दवाई दी जाए। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है अवेयरनेस, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, सैनिटाइजर लगाते रहे, दिस इज अवेयरनेस। मेडिकल रिसर्च बॉडी मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो मेडिकल रिसर्च करता हो। तो क्या लिखा है? प्रिवेंटिव मेडिसिन वैक्सीन है दूसरे के साथ। अच्छा किसकी किससे सेटिंग है देखो, मेडिकल रिसर्च बॉडी आईसीएमआर है चौथे के साथ। क्यूरेटिव मेडिसिन क्या है? मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी के दौरान इलाज। और सोशल मेडिसिन क्या है? स्प्रेड ऑफ हेल्थी लिटरेसी। तो मैच कर लेना कौन सा किसका ठीक है, मैंने मैच करके आपको बता दिया, ये तो आपका काम है। आगे डैश इंक्रीजेस ड्यू टू इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स होने की वजह से क्या इंक्रीज होता है? ठीक है, लोगों के इनकम भी इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बंदा पैसा भी ज्यादा कमाता है और प्रोडक्शन करने की उसकी पावर भी बढ़ जाती है। दोनों चीजें इनोवेटिव स्किल से इंक्रीज हो जाती है। तो तीसरा इसका आंसर है। थर्ड के साथ चले जाएंगे। ओके रिपोर्ट एकदम। आगे करेक्ट पेयर चूज करना है, जो मतलब करेक्ट ऑल्टरनेटिव, 4 ऑल्टरनेटिव गिवन है आपको, सही कौन सा है? बेटर जॉब इज अ रीजन फॉर माइग्रेशन, दैट्स इट। माइग्रेट लोग बेटर जॉब के चक्कर में होते हैं, यही रीजन है। ये बिल्कुल लाइन ठीक लिखी है तो अगले कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे पढ़ लेना, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, आप पढ़ लेना, लेकिन मेरे को तो पता ही है आंसर क्या है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो नीचे कुछ रीजन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा रीजन है प्रॉब्लम का। तो ब्रेन ड्रेन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, तीनों ही है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, तो चौथे को ठीक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कौन नहीं है? टीचिंग है, वर्किंग इन कॉल सेंटर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज है वो नहीं है।
वो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज नहीं होती, ध्यान रखना। आगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भैया? देश की जितनी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स, उसको डिवाइड कर दो देश की टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये फॉर्मूला होता है। आप चेक कर लो कि कौन सा ठीक है इन चारों में से। यहां स्टार है ना, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, वैसे यही वाला ठीक बन रहा है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर लेबर बाय पीपल। लेबर बाय पीपल, लेबर का मतलब मेहनत है। लोग मेहनत क्यों करते हैं? क्या रीजन है? अर्निंग के लिए, बिल्कुल। अपनी वर्थ के लिए, बिल्कुल। टू हेल्प देयर डिपेंडेंट्स, परिवार के लोगों की हेल्प के लिए, बिल्कुल। तीनों कारण है। चौथा बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, द शेयर ऑफ मेल इन इंडियाज लेबर फोर्स इज लेस देन दैट ऑफ फीमेल। इंडिया की लेबर फोर्स में मेल लोग कम काम करते हैं, फीमेल ज्यादा काम करते हैं। गलत बात, मेल ही ज्यादा काम कर रहे हैं, तो फॉल्स हो गया ये। अगला, द साइज ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इन 2011-12, नॉट एक्सपेक्टेड, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे कि 2011-12 में इंडिया की लेबर फोर्स कितनी थी। 47.3 करोड़ थी डेटा के हिसाब से। अब सच में कुछ और होती है, डेटा कुछ और बोलता है। आगे बढ़ते हैं। वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम हो जाएगी या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ जाएगी? देखते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहां गई हमारी? ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पॉपुलेशन के बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर है ना, मैं बता देता हूं, फालतू लिख रहा हूं आपके लिए। तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ये मैथ्स है यहां पर, ठीक है। तो आप देख पाओगे आपके सामने आंसर जो आएगा, इस आंसर को चेक करो, ये लिखा जी, डिक्रीज हो जाएगी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में था वहां पर, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ो जी। द साइज ऑफ वर्क फोर्स कैन नेवर डैश द साइज ऑफ लेबर फोर्स। वर्क फोर्स का साइज लेबर फोर्स से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे? मेरी बात सुनो। एक देश के अंदर मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 में से 90 लोग काम करना चाहते हैं और काबिल भी है काम करने के, लेकिन काम मिला है 75 लोगों को। तो अब सुनो मेरी बात, देश की टोटल पॉपुलेशन तो ये है, लेकिन जितने लोग काम करना चाहते हैं इसको बोलते हैं लेबर फोर्स, और जितनों को काम मिला है इसको बोलते हैं वर्क फोर्स। तो जैसे राजा को प्रजा कभी धोखा नहीं दे सकती, ऐसे वर्क फोर्स कभी लेबर फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती, समझे? तो वर्क फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। बराबर तो हो सकते हैं, 90 के 90 लोगों को काम मिल सकता है, लेबर फोर्स ज्यादा हो सकती है, वर्क फोर्स नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। 2017-18 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड। 17-18 का डेटा के हिसाब से, 15-17 के डेटा के हिसाब से भी। अब देखो, टाइप्स ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं तो वर्कर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हायर्ड वर्कर, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड में दो कैटेगरी होती है, रेगुलर सैलरीड और कैजुअल वर्कर्स। तो रेगुलर सैलरीड, कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से सबसे ज्यादा शेयर किसका था? बता देता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 52% था। तो बाकी तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शेयर था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्कर इन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कौन वर्कर है? दो ही ऑप्शन है यहां पर, स्टूडेंट या टेलर, ट्रेडर, सॉरी टेलर भी होता तो वही वर्कर होता, दो ही ऑप्शन है बस। आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर्स इन सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। सीजन के हिसाब से जो बेरोजगारी होती है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं भाई। कहां है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? तीसरे वाले को टिक करेंगे। और बात ध्यान रखना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। इसका दूसरा मतलब होता है, मतलब दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो सिचुएशन है जहां पर जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। 10 बंदे चाहिए, 15 बंदे काम कर रहे हैं, तो जो फालतू के 5 बंदे काम कर रहे हैं वो बिना मतलब के हैं। तो वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एक्स्ट्रा लेबर जो है ना, वो जो एक्स्ट्रा लेबर है वो जीरो हो जाती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में होती है? तो उसका आंसर डिस्गाइज्ड हो जाएगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है यहां पर। आगे बढ़ते हैं जी। द मेजर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे देश में बेरोजगारी के कारण क्या है? घटिया लेवल की प्लानिंग, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है, अंडर डेवलपमेंट, तीनों ही कारण है। कहां लिखा है? चौथा, ओके करो। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्या बोलता है? रूरल एरिया में पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ देम टू डू सो।
गांव वाले इलाके के अंदर लोग घर पे नहीं रह सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब पैसों के हालात उनको अलाउ नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, गरीबी बहुत है, इसलिए वो सबके सब मिलकर काम करने में लगे होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे पशुपालन, चाहे मछली पालन, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बात ठीक है। 2017-18 का सर्वे बोलता है फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन, अगर गांव के अंदर 18 वुमेन है तो उसमें से 18 नौकरियां ही कर रही हैं। 100 वुमेन है, 100 में से 18% वुमेन भी काम कर रही है। भाई लाइन ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का क्या वास्ता है? ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर डी आ गया। ठीक है, आगे केस स्टडी दी हुई है। अगेन केस स्टडी के ऊपर 77, 78 दो क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। मैं बोलूं केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पता वैसे आंसर मिल जाए। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। ऐसी परसेंटेज पॉपुलेशन जो देश के अंदर गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करती है। वर्किंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। वर्किंग पॉपुलेशन जो गुड्स एंड सर्विस क्रिएट कर रही है मतलब नौकरी पे है। नौकरी पे है तो वर्कफोर्स होती है। सीधा आंसर हमारा ये बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगला, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल इन द करंट सिनारियो। आज के टाइम में लोगों को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? ज्यादा सस्ती कम सैलरी मिल रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा। केस स्टडी पढ़ भी लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना। और बाकी यार मैं तुम्हारे कोई बड़ा डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे पूरी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी, तुम्हें बताइए। वहां पर बच्चे मेरे को बड़ा सा डाउट भेज देते हैं, मैं उसका सोल्यूशन उसको बता देता हूं, वो भी कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? इन्वायरमेंट हमारे वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है, एसिमिलेट करता है, बिल्कुल। हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। हमारे को सुंदरता की सर्विसेज, एस्थेटिक सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, हिल स्टेशन दिखाता है, बिल्कुल। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये कोई फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल कुकिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं होता इन चारों में से? नॉट लिखा है। अब खाना वाना बनाने में हम एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं, पीएनजी का भी कर सकते हैं, गोबर गैस का भी कर सकते हैं, लेकिन सीएनजी तो गाड़ी के लिए होती है। 2 वाला ओके हो जाएगा, इसको तो ना ऐसे कर दो, 2 वाला आंसर। आगे 81 आ गया भाई, 20 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। करेक्ट पेयर चूज करना है आपने। बायो कंपोस्टिंग का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केमिकल पेस्टिसाइड, साफ तौर पे गलत। मिनी हाइडल, राइडल नहीं है, मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब क्या होता है? देखो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में कहीं ना कहीं से पानी बह रहा होता है, पानी बह रहा होता है तो यहां पर एक प्लांट लगा दो जिससे बिजली बनने लग जाए, पंखा लगा दो, उसको बोलते हैं मिनी हाइडल प्लांट। तो मिनी हाइडल प्लांट सुटेबल फॉर माउंटेनियस रीजन, बिल्कुल ठीक है। ये सब गलत था, ये ठीक दिख रहा है तो सी पे पहुंचो, C3 यही ठीक है भाई, जो ठीक दिख रहा है वही ओके करो, आगे बढ़ो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां की आई है, मतलब भीड़ कहां ज्यादा है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना? पाकि चोरों के पास भीड़ ज्यादा है भाई। आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ डैश। किस चीज का मेजर? बर्थ रेट का नहीं, डेथ रेट का नहीं। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 3 चीजें मेजर की जाती है एक देश की, एक तो हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस और जीडीपी, 3 चीजें। तो ह्यूमन की लाइफ हो गई एक तरीके से, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां पर देखी जाती है। तो थर्ड वाला है, थर्ड वाला, फिजिक्स वाला, कॉमर्स वाला, सब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आगे, चाइना रिपब्लिक कब बना? चाइना मतलब देश कब बना? 1949 में बना, जब आजाद हुआ तब बना। अगला, पुअरेस्ट नेशन कौन है तीनों में से, चारों में से? ये बाकी चोर, गरीब है। आगे, डैश वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991। 1991 में हमारे पारे देश भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? कौन था? जब रिफॉर्म चालू हुए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने एलपीजी पॉलिसी अपने देश में लॉन्च की। ये फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और आपको बताऊं तो 1980s में ये हमारे देश के गवर्नर भी रहे थे आरबीआई के, तो बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। इंडिया एंटर्ड इन द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इससे पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, इसके बाद हम सेकंड स्टेज में आ गए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो इंडिया एंटर्ड इन द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। तो आफ्टर 1921 सेकंड स्टेज में आ गए। अब देखो 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्लो स्पीड से ग्रो कर रही थी, उसको बोलते थे फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 के बाद इंडिया की डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करने लगी, इसको बोलते हैं फिर सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है भाई, फिर दोबारा इतना बड़ा आ गया, देखो जरा क्या लिखा है। पूछो जरा पूछो, पेन का कलर चेंज कर लूं, करके देखता हूं।
क्या लिखा है, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया इंडिया, हाँ या ना, देख तो ले बात कहां हो रही है, लाल रंग लाओ, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, और फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर बन गया इंडिया, कब, फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में बनाई जाती थी, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। फिर अगला, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्या रहा है कि अंग्रेजों की कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, यानी उन्होंने बहुत सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि इंडिया के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं बन सकती, कोई फाइनल गुड प्रोड्यूस नहीं होगी, इस वजह से ये सारी चीजें विदेशों से आती थी। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों का आपस में लिंक भी है, बिकॉज करके देख लो, बन रहा है सेट, तो ए वाला आंसर हो जाएगा, 1 वाला ऑप्शन ठीक बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, फिर दोबारा असर्शन रीजनिंग आ गया। द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज लैंड रिफॉर्म या ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। बिल्कुल ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, आगे, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, यानी जितने लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उम्मीद की जा रही थी कि वो कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइन ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हमारा 2 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, हर साल सरकार एक टारगेट फिक्स करती है कि अपने पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कितना बेच देगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, बिल्कुल फिक्स करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल ऑफ डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब बोल रहा है हर साल सरकार डिसाइड करती है कि कितना हिस्सा सरकारी कंपनी का बेच दिया जाएगा, सही है, लेकिन क्या जो सरकारी कंपनियां लॉस में जा रही हैं उस लॉस की भरपाई के लिए सरकार ऐसा करती है? नहीं नहीं नहीं, वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ऐसा करती है, समझ रहे हो, इसके लिए नहीं करती। तो दोनों लाइनें तो ठीक है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि सरकार कह रही है कि इससे सरकार की जो लॉस मेकिंग यूनिट है उसका लॉस की भरपाई हो जाती है। हाँ, पैसा आता तो लॉस की भरपाई हो जाती है, लेकिन मोटिव ये नहीं रहता कि हमेशा उसकी भरपाई करनी है या सरकार को पैसा कमाना है। भरपाई तो हो जाती है, बात ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के रीजन नहीं बनते, इसलिए सरकार ऐसा नहीं करती। लेकिन सरकार को पैसे तो मिल रहे हैं, लॉस की भरपाई तो हो रही है, तो इसलिए दोनों लाइन ठीक है, लेकिन रीजन नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब ठीक ये भी है, ठीक ये भी है, बेचेगी तो पैसा आएगा ही, लॉस की भरपाई होगी, लेकिन लॉस की भरपाई करने के लिए सरकार ऐसा नहीं करती। आगे, यहां पर बताना करेक्ट पेयर कौन सा है, चूज द करेक्ट पेयर। ओके, ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में हुआ था 1958 में, कहीं लिखा है? चलो कोई नहीं, देखते। कम्युन सिस्टम भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड में था। प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 2 बार आ गए यहां पर। सेट ऑफ इवेंट सिस्टम कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा अबाउट चाइना, चूज द करेक्ट पेयर। सब कुछ गलत लिखा हुआ है, सही कौन सा ये बताना है। प्रोलेटेरियन 98 में हुआ था, गलत। प्रोलेटेरियन में स्टूडेंट्स और वर्कर्स को काम करने भेज दिया था गांव में, कंट्री साइड मतलब गांव में। ये लाइन बिल्कुल ठीक है भाई, जिसने ये पढ़ा होगा ये इसको पता लग गया होगा, 3 ठीक है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में 1966 से 1976 10 साल तक चलाया गया, लगभग 11 साल हो गए। माओ से तुंग जिदोंग, वहां उन्होंने चलाया था, ये वहां के लीडर थे। तो उसमें क्या किया था कि शहर वाले इलाके से प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को कंट्री साइड यानी गांव वाले इलाके में भेज रहे थे काम करने के लिए, सीखने के लिए, कल्चर सीखने के लिए। ये बात रशिया को पसंद नहीं आई, तो रशिया ने कुछ लोग अपनी सपोर्ट के लिए चाइना को दे रखे थे प्रोफेशनल्स, वो उसने वापस भी बुला लिए थे। आगे, डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी कौन से देश में अडॉप्ट हुई थी? चाइना में हुई थी। कौन से सन में? 1979 में। अब ये खत्म हो गई, अब 2016 में खत्म कर दिया। 2016 में अब 2 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की है। केस स्टडी आ गई भाई 93 से लेकर 96 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन केस स्टडी नहीं पढ़नी पहले, इतनी बड़ी केस स्टडी है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या पता बिना केस स्टडी के क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय। फार्मर्स की इनकम अनसर्टेन है, रिस्की है। किस वजह से? लोन नहीं मिलते उनको इस वजह से, या रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता इस वजह से। ठीक है,
तो प्रॉपर रेनफॉल को बनाएंगे, केस स्टडी आप पढ़ लोगे, आपको वहां से भी आंसर मिल जाएगा। अगला, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम्स, डेट वेवर स्कीम मतलब डेट को माफ करने वाली स्कीम्स, उधार को माफ करने वाली स्कीम आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर, इस स्कीम से गरीबों को बहुत फायदा होगा। एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स मतलब गरीब फार्मर्स को भी फायदा होगा। एज दीज स्कीम्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ, क्या इस स्कीम से किस चीज का बर्डन खत्म हो जाएगा? पर्सनल खर्चों का उनका बर्डन खत्म हो जाएगा या उधारी का? उधारी का बर्डन खत्म हो जाएगा। इनडेप्टनेस का, कर्जे में डूबने का बर्डन उनका थोड़ा कम होगा अगर सरकार उनका कर्जा माफ कर देगी तो। आगे बहुत सिंपल है यार। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ मल्टीपल एजेंसी, जो इंडिया का रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर कुछ मल्टीपल एजेंसी सेटअप करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्रेडिट डिस्पेंस होता है, क्रेडिट पहुंचता है लोगों तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो कौन है वो? स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या रीजनल रूरल बैंक्स हैं? कौन से बैंक्स हैं वो? आरआरबीज हैं। आरआरबी देखो क्या होते हैं, 1975 में इंडिया में आए। वैसे कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिस इलाके तक, जिस डिस्ट्रिक्ट तक कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाते वहां आरआरबी पहुंचाए हैं, छोटे बैंक होते हैं। इन बैंक्स के लास्ट में बेसिकली लिखा होता है विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, ऐसे करके। आगे, डैश यानी रीजनल रूरल बैंक या लैंड डेवलपमेंट, डैश द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर टर्म लैंड बैंक्स, फॉर टर्म लैंड्स नहीं यार, यहां पर ना क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है। प्रोमिनेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लैंड डेवलपमेंट आता तो लैंड डेवलपमेंट इसका आंसर हो जाता, लेकिन लैंड बैंक लिखा है फॉर द, यहां पर शॉर्ट टर्म अगर लिख दो, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंड मान लो, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंड कैसे हो सकती है? उसके ऊपर कुछ लाइक हम खेती करने के लिए मिट्टी उठवाते हैं, मिट्टी चेंज करवाते हैं, ये शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट है। नई इंप्रूवमेंट है कि भाई नई लैंड ले रहे हो, उसकी बाउंड्री बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है लैंड के ऊपर, है ना। तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? रीजनल रूरल बैंक या लैंड डेवलपमेंट? आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। तो रीजनल रूरल बैंक मेरी तरफ से है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक है तो इसको हम जज नहीं करेंगे। आप अपने नंबर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में 99 में से बताओगे कितना स्कोर किया। आगे बढ़ते हैं जी। राइट एनी टू सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टू क्यों? 5 है। हेल्थ पे खर्चा, एजुकेशन पे खर्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन, पांचों में से कोई भी 2 लिख देना। डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे देश के अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगती है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स इज कॉल्ड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओके, या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स इन द ओवरऑल वर्कफोर्स, ऐसे बोलना ये ज्यादा सही है। अगला, व्हेन डिड एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई थी? प्लानिंग कमीशन के बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करने के लिए हुई थी ये 1952 में, और प्लानिंग कमीशन को सपोर्ट करने के लिए। भूल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, किसी एक महारत्न कंपनी के नाम बताओ। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न में बोल रखा है, तो एक महारत्न कंपनी का नाम बताओ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक बता दिया मैंने, दूसरा तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दोस्तों हमने 100 एमसीक्यूज कर लिए हैं, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा। मैराथन मैंने आपको बता दी है, 16 तारीख को कर रहे हैं, तो भाई ताबड़तोड़ तरीके से जुड़ जाओ। फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।